आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे बिहारी की समास पद्धति पर। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अंतर्गत कविवर बिहारी की काव्य कला पर चर्चा करने के बहाने आज हम उनकी समास पद्धति को समझने का उपक्रम करेंगे। बिहारी जिस तरह उक्त वैचित्र्य और सरस भाव व्यंजना के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह अपनी समास पद्धति के लिए भी। बिहारी सस्सई के अध्ययन से बिहारी की अनुभव संपन्नता, चमत्कारोन्मुखी वृत्ति, भाषिक रचनात्मकता और शास्त्र तथा साहित्य के व्यापक अध्ययन और मनन का स्पष्ट बोध होता है। शब्दों में अर्थ और संदर्भ की शक्ति पैदा करके संरचना के अत्यंत लघु आकार में कई अर्थों और व्यापक मार्मिक स्थितियों वाले भावों की व्यंजनात्मक क्षमता के मूल में निश्चय ही भारतीय काव्यशास्त्र के व्यापक उपयोग की भावना का भी संकेत मिलता है। बिहारी ने छोटे से दोहे में बड़े बड़े प्रसंगों का विधान इतनी निपुणता के साथ किया है, उसे देखकर हर कोई इन्हें गागर में सागर भरने वाला बताकर उनकी इस कला की भूरि भूरि प्रशंसा करने को विवश हो जाता है। अपनी इसी समास पद्धति युक्त काव्य कला के कारण बिहारी हिंदी के मुक्तकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल का यह कथन उल्लेखनीय है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, वो मुक्तक की रचना में उतना ही सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। बिहारी की कविता से गुजरते हुए स्पष्टता ये बोध होता है कि उनके काव्य की संरचना में नायिका भेद का ढांचा बहुत गहराई तक सन्निहित है और उनके दिमाग में उक्ति का वाग वैदग्ध्य भरा है। बिहारी ने अपनी पूर्ववर्ती सस्सई परंपरा से भी बहुत कुछ सीखा, लाभ उठाया है। यूँ तो अनुभव की समष्टि को दोहे में अव्यंजित करने की कला भारतीय परंपरा में कालिदास के विक्रमोर्वशीयम में भी मिलती है और सिद्धों की वाणियों में भी उपलब्ध है। यही दोहा एक समय अपभ्रंश के लिए प्रतीक बन गया था, किंतु बिहारी ने प्राकृत के गाथा, संस्कृत के आर्या और अपभ्रंश के दूहा के समानांतर हिंदी में दोहे को मुक्तक का विषय बनाकर गागर में सागर भरने का जो उपक्रम किया है, वो निश्चय ही मित शब्द प्रयोग का अनुपम उदाहरण है। अलंकारों, नायिकाओं की विभिन्न स्थितियों का कार्य व्यापारों और नीति आदि को सीमित करके असीमित कर देना बिहारी सस्सई की विशिष्टता है। दोहे जैसे लघु आकार में अमित भाव भरने की ये विदग्ध कला ही उनकी इस किंवदंती का कारण है। सस्सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। अब हम बिहारी की समास पद्धति के वैशिष्ट्य के उनको हम विंदुलित करने का प्रयत्न करेंगे। बिहारी की समास पद्धति की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो कि इन्होंने अपने छोटे छोटे दोहों में बड़े बड़े सांग रूपकों की सफल नियोजनाएं की हैं। उदाहरण के तौर पर क्रोधित नायिका के तेवर चढ़ने का वर्णन करते हुए बिहारी ने सांगरूपक की योजना करते हुए नायिका के मस्तक पर लगे हुए आड़े तिलक में धनुष की प्रत्यंचा का, नायिका की भ्रुकुटी में धनुष का, कामदेव में वधिक का, युवकों में मृग का, नायिका के तिलक में वाण और नायिका की नासिका पर लगे हुए नुकीले तिलक में वाण के फल का आरोप करके इस दोहे में बड़े ही सजीव ढंग से नायिका के द्वारा युवकों को आकृष्ट करने के व्यापार का अंकन किया गया है। सायक सम मायक नयन रंगे त्रिविध रंग जगात,
झखों विलख दुरि जात जल, लख जल जात लजात। इसी तरीके से बिहारी ने कामदेव को बधिक बनाकर नायिका को साधन बनाया है। ऐसी एक सफल योजना बिहारी के उस दोहे में भी मिलती है, जहां बिहारी ने नायिका के मस्तक पर लगे हुए लाल बिंदु में मंगल का, मुख में चंद्रमा का, केसर की पीली आण में बृहस्पति का, नारी में राशि का और नायक के नेत्रों में जगत का आरोप करके एक बड़े ही सजीव सांग रूपक की योजना की है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, इस नारी लहि संगु रसमय के लोचन जगत। दरअसल बिहारी ज्योतिष शास्त्र, बिहारी बहुज्ञ कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें ज्योतिष शास्त्र का भी अच्छा अध्ययन था। उन्होंने इसीलिए अपने इस दोहे में रंगों का भी बड़ा ध्यान रखा है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति एक ही राशि पर आ जाते हैं, तब जिस प्रकार घोर वर्षा होती है, उसी प्रकार यहाँ नायिका के सिंदूर बिंदु, सुंदर मुख एवं केसर की आड़ ने नायक के नेत्रों को रसमय कर दिया है। इसी तरह से बिहारी के इस समास पद्धति की एक दूसरी बड़ी विशेषता है कि बड़े बड़े प्रसंगों का दोहे में, बड़े बड़े प्रसंगों को दोहे में सफल रूप से नियोजित कर देना। उदाहरण के लिए बिहारी का वो दोहा ले सकते हैं जिनमें इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण करने का वर्णन किया गया है। वहाँ बिहारी ने दिखाया है कि जिस समय श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर धारण करते हैं, उसी समय उन्हें राधिका जी सामने दिखाई दे जाती हैं। उन्हें देखते ही कंप नामक सात्विक भाव के कारण श्री कृष्ण का हाथ डगमगाने लगता है। इस डगमगाहट को देखकर समस्त ब्रजवासी घबरा उठते हैं और उनकी घबराहट देखकर श्री कृष्ण भी लज्जित हो जाते हैं। डिगति पानी डिगुलात गिर लख सब ब्रज बेहाल, कंपि किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। इस प्रकार बिहारी की ये विशेषता उनके बहुत सारे दोहों में देखी जा सकती है। उन्होंने बड़ी सफाई के साथ बड़े बड़े प्रसंगों को, बड़ी बड़ी कथाओं को सांग रूपक में समेटते हुए अपने दोहे में निबद्ध कर दिया है। बिहारी की समास पद्धति की एक तीसरी बड़ी विशेषता है विभिन्न व्यापारों का बड़ी निपुणता के साथ दोहे में नियोजन। इसके लिए अन्य रीतिकालीन कवियों ने जहाँ बड़े बड़े सवैये एवं कवित्व लिखे हैं, फिर भी इतने व्यापारों को एक स्थान पर नहीं ला पाए हैं, जबकि बिहारी ने बड़ी सफलता के साथ विभिन्न व्यापारों की योजना एक ही दोहे में की है। उदाहरण के लिए बिहारी का वो दोहा लिया जा सकता है जिसमें श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, तुमने मेरी मुरली तो नहीं छुपाई है। तब वे झट सौगंध खा जाती हैं और इस सौगंध द्वारा मुरली के न होने का भाव व्यक्त कर देती हैं। किंतु जब कृष्ण जाने लगते हैं तब उन्हें लक्ष्य करके भौहों में मुस्कुराने लगती हैं, जिससे कृष्ण को उन पर पुनः संदेह हो जाता है। इस पर कृष्ण लौट पड़ते हैं और राधा से मुरली देने के लिए कहते हैं, परंतु राधा फिर भी मुकर जाती और कह देती, मैंने तो आपकी मुरली देखी ही नहीं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करें भौहन हंसें दैन कहें नट जाई। इस प्रकार के विभिन्न व्यापारों का अंकन एक स्थान पर करके बिहारी ने सजीव समास पद्धति का प्रयोग किया है। बिहारी की अन्य कई विशेषताएं हैं जो उनकी समास पद्धति को संपूर्ण बनाती हैं। इस गागर में सागर भरने की इस कला को सफल बनाती हैं, जिसमें से पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों को दोहे में निबद्ध करने की योजना, चाहे वो सादृश्य मूलक अलंकारों के माध्यम से हो और चाहे वो विरोध मूलक अलंकार, असंगति और विरोधाभास आदि अलंकारों के द्वारा प्रसंग विधान करने की बात हो, या समासोक्ति और अन्योक्ति के माध्यम से बड़े बड़े प्रसंगों को संक्षेप में कुशलतापूर्वक निबद्ध करने की विशेषता हो, अथवा पौराणिक कथाओं के माध्यम से
अपनी समास पद्धति को और अधिक पुष्ट और पुरस्सर करने की बात हो, ये कई विशेषताएं मिलकर बिहारी की समास पद्धति को सबल और सशक्त बनाती हैं। आज हम उन सारी विशेषताओं, इन 3 विशेषताओं के अलावा अन्य विशेषताओं को छोड़कर आज हम बिहारी की काव्य कला को निष्कर्ष रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे और शेष जो विशेषताएं हैं उनको अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार बिहारी की काव्य कला के विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि बिहारी में उनमें प्रतिभा की कमी नहीं थी, पर एक विशेष मनोवृत्ति के कारण वे उसका उतना उपयोग नहीं कर सके। अगर काव्यशास्त्रीय और खास के पश्चिमी काव्यशास्त्र की शब्दावली में कहें तो पश्चिमी काव्यशास्त्र वाली शब्दावली में कहें तो उनके यहाँ कल्पना का वैभव सीमित हो गया है, यानी कल्पना का वो मूल रूप न दिखाई देके फैंसी इमेजिनेशन का रूप दिखाई देता है। दरअसल इसके पीछे, जैसा कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, सामंती विलासिता और लक्षण ग्रंथों की रीतिबद्धता का आश्रय लेकर उनके काव्य का शीश महल खड़ा होता है। दूसरे, बिहारी प्रकृति से भी रसिक, नागर और आभिजात्य प्रवृत्ति रुचि के प्रतीत होते हैं। इसीलिए बिहारी के काव्य में जड़ाव, पच्चीकारी अधिक है, गहन भाव व्यंजना में अंतर तक भिगो देने वाली हार्दिकता और मार्मिकता कम। यही कारण है कि उनके यहाँ अस्वाभाविकतापूर्ण काव्योक्तियाँ, ऊहात्मक व्यंजनाएँ और क्लिष्ट कल्पनाएँ जैसी काव्यगत सीमाएँ उनकी सस्सई में काफ़ी हैं, जो काव्य मार्मिकता को बाधित करती रही हैं। किंतु बिहारी ने रीति परंपरा का निर्वाह करते हुए उसमें बहुत कुछ अपना भी जोड़ा और मुक्तक काव्यगत लघु छंद को सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान की। इस तरह काव्य भाषा और काव्य कला की क्लासिकल विशेषताओं की दृष्टि से समस्त रीति काव्य में बिहारी अप्रतिम है। शेष चर्चा हम अगले भाग में, इसी समास पद्धति के अगले भाग में करेंगे। अंततः मनोयोग पूर्वक इस व्याख्यान को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।